तो दोस्तों 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम ने अपना Q1 FY26 का रिजल्ट कल अनाउंस किया एंड फर्स्ट टाइम एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट किया है उन्होंने, यानी कि सारे खर्चे, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब हटाने के बाद जो पैसा बचता है वो इस बार उन्होंने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो ट्विटर, न्यूज़ मीडिया, जर्नलिस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब लोग बड़े खुश हैं। सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सीईओ को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हमेशा की जैसे ये अगर कोई ऐसी टर्न अराउंड स्टोरी होती है, जब बहुत क्वार्टर्स के बाद कोई कंपनी पॉजिटिव में आती है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें एनालिसिस करने का मन करता है, ये देखने के लिए कि ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है या वन ऑफ है। यही सेम चीज़ मैंने कुछ महीने पहले BSNL के रिजल्ट के साथ की थी, जो मैंने वीडियो नहीं बनाया था बट लिंक्डइन पे डाला था। तो मैं सेम चीज़ सोचा कि आज पेटीएम के साथ करता। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एनालिसिस करता कैसे हूँ, मैंने ऐसा क्या देखा उनकी रिपोर्ट में। तो ये चलिए सीखते हैं कि इस तरह की चीज़ें, रेड फ्लैग्स वगैरह, नोट्स टू अकाउंट पढ़ के, PNL पढ़ के कैसे निकाली जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम देखते हैं कि पेटीएम का शेयर प्राइस मूवमेंट कुछ दिनों से कैसा रहा है। तो अब ये देखिए कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसने अपना ये रेजिस्टेंस आज तोड़ा है। एंड अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो ये इसका IPO से के समय से इसका वीकली चार्ट लगाया मैंने। ये जो पैटर्न है इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं और ये बहुत ही प्यारे तरीके से इसने अपना ये पैटर्न बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि अभी इसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा और ये और ऊपर जाएगा। तो ऑनेस्टली ये जो लोग जो यहाँ से IPO में स्टक है ना, 2150 में IPO अलॉट हुआ था इनको 2021 के एंड में, वो काफ़ी सारे लोग अभी भी इसमें स्टक है। एंड उनको अब लग रहा होगा कि चलो थोड़ा सा ऊपर जाए तो थोड़ा प्रॉफिटेबल होके निकले। स्टॉक सोचिए 300 तक गया था 2024 मई के अराउंड, एंड वहाँ से अच्छा रिकवर किया है। 300 से 1000 क्रॉस करना एक अपने आप में अच्छी बात है। बट अब ये देखते हैं कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं मार्केट खुलने के पहले बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता शेयर प्राइस का रिएक्शन क्या होने वाला है कल। मार्केट जैसे भी इस रिजल्ट को देखता है, मैं कैसे देख रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसका रिजल्ट्स डाउनलोड किया, ठीक है। अब आप सीधे इसके आ जाइए PNL, Q1 PNL स्टेटमेंट पे। अब मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पिछले क्वार्टर में, सो आप इसको रीड कीजिए कि ये इस क्वार्टर के नंबर्स हैं इस कॉलम में, ये इसकी इमीडिएटली प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर है, ये सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के नंबर है। यानी कि वाई ऑन वाई अगर कंपेयर करना है तो लोग 15,000 को 19,000 से कंपेयर करेंगे। अच्छा, करेंसी ये जो यूनिट है ये INR मिलियन में है। अगर आपको करोड़ में करना है तो इसको 10 से, हर नंबर को 10 से डिवाइड कर दीजिए। लैक्स में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको अभी ऐसे ही लेके चलते हैं। और ये पूरे जो लास्ट ईयर का है, ये उसका पूरा 12 महीने का ये पूरा एनुअल रिजल्ट इधर आ रहा है। अब मोस्टली लोग इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा और अभी हमने अपने स्क्रीनशॉट्स में भी देखा, न्यूज़ चैनल्स उसको दिखा रहे हैं वाई ऑन वाई रिजल्ट ऐसे इंप्रूव हुआ। तो वाई ऑन वाई तब मैटर ज़्यादा करता है मेरे हिसाब से जब आपका सीजनल बिजनेस हो। पेटीएम का कोई सीजनल बिजनेस तो है नहीं, तो मैं इसको सीक्वेंशियली यानी कि इस क्वार्टर से, यानी कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर से यहाँ कंपेयर करता हूँ। अगर मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखा तो 19,115 से 19,175 हुआ, यानी कि हार्डली कोई इंप्रूवमेंट आया है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। एंड अगर आप इसका ये देखें टोटल इनकम तो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आ रहा है। तो ये कैसे ये हो गया कि इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पिछले क्वार्टर में -5,446 मिलियन रुपीज एंड इस बार 1,225, यानी कि 122-123 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी आ गया है। तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, एक्सपेंसेस में जाते हैं, क्योंकि ये तो फ्लैट है तो यहाँ तो कुछ चेंज होने नहीं वाला। कुछ तो हुआ है एक्सपेंसेस में। पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस में थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ ही गए हैं, तो अपने ज़्यादा काम का नहीं है। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो 1,427 से घट के 99,998 हुआ है, यानी कि 143, 143 करोड़ से घट के 100 करोड़। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस में जनरली ये जो स्टार्टअप्स एंड ऑल ये सब होते थे, इसमें बहुत खर्चा होता है। इनका खर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी इतने सालों से, तो आई थिंक अभी धीरे धीरे इसको कम करने का सोच रहे हैं। अगर आप पिछले साल का नंबर देखेंगे तो पिछले साल का नंबर तो ह्यूज था, लाइक 660 करोड़ उन्होंने पूरे साल में खर्चा किया था, जिसमें से ऑब्वियसली 1,427 केम इन दी लास्ट क्वार्टर। अच्छा, अभी
इसके बाद आपका देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ से आता है सबसे ज़्यादा मज़ा। 643 करोड़ का या 6426 मिलियन का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इस साल इन्होंने, इस क्वार्टर इन्होंने किया है। एंड पिछले में ये ज़्यादा था, तो करीबन नहीं तो आपका 100 करोड़ के ऊपर का डिफरेंस आया है। अब इन्होंने यहाँ कुछ हैश बना रखा है, तो हैश का नोट्स में देखते हैं कुछ दिया है क्या। तो ये यहाँ लिख रहे हैं कि इंक्लूड्स शेयर बेस्ड एक्सपेंस पेमेंट एक्सपेंसेस 30 करोड़ यानी कि 300 मिलियन इस क्वार्टर में, एंड पिछले में 169 करोड़ का शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंसेस था। अब ये होता क्या है, तो दोस्तों शेयर बेस्ड पेमेंट्स एक्सपेंसेस मतलब कि ईसॉप्स, जब आप ईसॉप्स देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसके एवज में आपको एक अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, इवन दो शेयर्स अभी वेस्ट नहीं हुए होंगे या वेस्ट हुए होंगे, अलॉट नहीं हुए होंगे या कन्वर्ट नहीं हुए, बट आपको एक्सपेंस के जैसे तो दिखाना पड़ता है। IND-AS जो है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से वो ये बोलता है कि जब भी आप इशू कर रहे हैं और वेस्टिंग पीरियड जब तक चल रहा है तब तक उसको आप एवरेज लेके उसको कैपिटलाइज कीजिए। यानी कि अगर 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है और आपने किसी को 1 करोड़ की ईसॉप दी है, तो आप हर साल अपने P&L से, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से 25-25 लाख उसको डिडक्ट करते रहिए। ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, बट ये होता है आपका शेयर रिलेटेड ईसॉप एक्सपेंसेस। तो वो इस बार कम हुआ है। ये कम क्यों हुआ है वो थोड़ा आगे देखते हैं। पहले आप नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर क्लाउड एंड डेटा सेंटर एक्सपेंसेस भी आपके, ये तो चलो इनके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, ये बढ़ा है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो जब हर चीज़ बढ़ रही है, सिर्फ इधर कम हुआ है, तो अभी कहाँ पे इशू आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस। सबसे इंटरेस्टिंग होता है अदर एक्सपेंसेस। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अदर एक्सपेंसेस होता है, जिसमें जनरली आपका लीगल कॉस्ट और ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये काफ़ी कम हुआ है इस बार, तो दिस हैज़ रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट अगेन 100 करोड़। बट अब ये देखिए लास्ट ईयर इनका ये कितना ज़्यादा वैल्यू इन्होंने दिखाई होगी। खैर टोटल एक्सपेंसेस इतने आए तो प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे आपका थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला लाइन आइटम, एक्सेप्शनल आइटम्स रिफर नोट 4। अब अगर कोई सिर्फ ये स्टेटमेंट ये P&L स्टेटमेंट देखता है और ये नोट्स नहीं देखता, तो वो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जो असली एनालिसिस है वो आपको नोट्स टू अकाउंट पढ़ने में ही जाएगा। ऐसा क्या हुआ जो एक्सेप्शनल आइटम्स अभी -17 करोड़ से हुआ है, और पिछले साल ये, पिछले क्वार्टर ये -523 करोड़ का आया। तो चलिए नोट 4 पढ़ते हैं और समझते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो नोट 4 ये कहता है कि exceptional item for the period comprises for the quarter ended this, the company recognized provision of impairment of investments in associate amounting to INR 53 million यानी कि 5 करोड़ 5.3 करोड़ एंड इम्पेयरमेंट प्रोविजन ऑफ इतना फॉर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब आप ये समझिए कि जब भी वो इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज तो किया होगा पहले हायर, बट अभी फेयर वैल्यू देखी होगी उसकी, तो पता चला होगा कि नहीं नहीं ये इतने की तो नहीं है इसकी वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा हमको इसको उसका इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा, यानी वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज फॉर योर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि दिस टोटल इसको अगर करिए तो ये आपका आता है 167 मिलियन, विच इज व्हाट वी सॉ दिस नंबर ओवर हेयर 167 मिलियन। तो ये तो अपना टैली हो रहा है। तो पहली बात, आपने इसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया था, अब आप उसे इम्पेयरमेंट करना पड़ता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बट वो क्यों नहीं है और पिछली बार इतनी बड़ी वैल्यू क्यों थी। अब आप ये पॉइंट्स पढ़िए। फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, तो अभी की बात नहीं हो रही है, पिछली बार की बात हो रही है। कंपनी रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। अब जब गुडविल इम्पेयर कब करते हैं, जब आप कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं, उसका जो आपने पे किया है और उसकी जो रियल बुक वैल्यू होती है, लेट्स से कोई कंपनी की रियल एसेट्स, नेट एसेट्स आ रहे हैं 100 करोड़ और आपने उसके 120 करोड़ पे किए, तो आपका जो 20 करोड़ का जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपने पे किया है ना, वो आप अपने बैलेंस शीट में एज अ गुडविल दिखाते हैं। एंड इस गुडविल का क्या होता है कि आप उसको हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इतनी वैल्यू तो नहीं है जितनी हमने एक्चुअली उसके लिए ओवर पे की है, तो आपको गुडविल को इम्पेयर करना पड़ता है। तो इन्होंने द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ 10 करोड़ एंड एन इम्पेयरमेंट प्रोविजन ऑफ ऑलमोस्ट 20 करोड़ ऑफ दिस एंड दिस। तो ये सेम चीज जो है वो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पिछले साल के, ये कितना आया टोटल, करीब आपका आ गया 30 करोड़ के आसपास। तो पहले तो ये। दूसरा आप ये समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और इसको ध्यान से आराम से धीरे से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड दिस March 20 FY 22 में, अगर आप इस कंपनी को क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि विजय शेखर शर्मा जो CEO, MD एंड CEO थे,
तो कंपनी ने या उन्होंने अपने लिए इतना 21 मिलियन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ले लिए थे, ईसॉप्स बेसिकली, वेस्टिंग ऑफ विच वाज सब्जेक्टेड टू अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक माइलस्टोन। तो उन्होंने ये बोल दिया था बहुत कॉन्फिडेंस में आके, क्योंकि शेयर प्राइस बहुत गिर गया था लिस्ट होने के बाद एंड ब्ला ब्ला, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब मैं ईसॉप सभी लूंगा जब मैं ये स्पेसिफिक माइलस्टोन्स को अचीव करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा शो कॉज नोटिस आया, कुछ तो हुआ कंप्लायंस लीगल इश्यूज में जब कंपनी फंसने शुरू हो गई। पिछले साल आपने देखा ही होगा, 1-2 साल से पेटीएम के अगेंस्ट कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे ही हुए हैं, कभी सेबी, कभी आरबीआई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑन April 16, 2025, अब ये पुराने क्वार्टर के बाद की बात है ऑल्दो, बट रिजल्ट्स आने के पहले की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है जो मैं बता रहा हूँ वो भी पता चलेगा। ऑन April 16, 2025, एमडी एंड सीईओ वॉलंटरली ऑफर टू फोरगो द सेड ESOPs, उन्होंने कहा ठीक है नहीं चाहिए, which had been noted by the NRC of the company in view of the foregoing this and this, ESOPs stand cancelled. Accordingly, such cancellation resulted in an accelerated charge of around 492 crores, which was recorded as an exceptional item in the statement of profit and loss. The cumulative cost charged to profit and loss account of the company over the years pertaining to these ESOPs amounting to 4,092, यानी 40,921 million was transferred from ESOP reserve to retained earnings. इसको अब धीरे धीरे समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये। तो जब ESOPs आपके इशू हो रहे हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो आपके एक्सपेंसेस में जाएंगे P&L स्टेटमेंट में, लेकिन जब और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको इक्वली स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हर साल उसको एक्सपेंस होता जाएगा। लेकिन जब कोई कैंसिल हो जाते हैं कि कोई फ्यूचर में हम लोगों को उसका एक्सपेंस दिखाना था बट वो कैंसिल हो गए हैं, तो उसका सारा एक्सपेंस जो फ्यूचर का है वो IND-AS ऐसा कहता है कि वो आप आज ही दिखा दो। तो जो भी उससे रिलेटेड कॉस्ट बोलते हैं इसको, ESOP रिलेटेड कॉस्ट, जो जितना भी कॉस्ट आता है उसको अपफ्रंट लेके, बिकॉज ESOPs कैंसिल हो गए हैं, तो ये जो टोटल जो भी ये चार्जेस लगने वाले थे इन द फ्यूचर, ये टोटल 4924 मिलियन जो है वो अभी एज एन एक्सेप्शनल आइटम इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये आपका एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए। और ये बोल रहे हैं कि जो इतना ऑलरेडी क्यूमुलेटिव ओवर द ईयर्स हो चुका है, तो ये थोड़ा आपका बैलेंस शीट का वो स्टेट वो है, बैलेंस शीट को पर्टेन करता है कि एक ESOP रिजर्व बनता जाता है। अब ESOP रिजर्व, बिकॉज ESOPs कैंसिल हो गए, अब उनको इशू तो करने नहीं पड़ेंगे, तो इक्विटी में तो ऐड होंगे नहीं। जनरली क्या होता है जब ESOP आपको इशू होने लगते हैं, इक्विटीज इशू होती हैं जब आप ऑप्शन को कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपकी इक्विटीज में जाने लगती हैं क्योंकि वो आपका नॉर्मल शेयर बन गया, करेक्ट। बट बिकॉज अब वो कैंसिल हो गए हैं तो ESOP रिजर्व से हटके वापस रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी में आ जाएंगे। तो कुछ नहीं है, कोई कैश फ्लो का आदान प्रदान, कुछ कैश का कुछ नहीं हो रहा है। इट इज अ नॉन कैश आइटम बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज P&L में ये एक्सपेंस जाके आपका नेट प्रॉफिट कम कर देता है। तो यही हुआ लास्ट क्वार्टर में, जब इतना बड़ा अमाउंट 492 करोड़ 4924 मिलियन पिछले क्वार्टर में उनको रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि हुआ तो April 16 को है बट रिजल्ट्स आने के पहले, एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये ऐसा किया गया था, तो मैं इनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे गया, जो कि बेसिकली जिस क्वार्टर की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि इन्होंने ये चीज़ पहले ही यहाँ पे ही एडजस्ट कर दी थी। तो अगर आप ये देखिए, ये P&L स्टेटमेंट आया है यहाँ पे, सीधे ये सेम लाइन उन्होंने इस बार कॉपी की हुई है, ये देखिए, ये सेम लाइन उन्होंने कॉपी की हुई है यहाँ पे, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट करंटली उन्होंने उसको दोबारा छापा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर पब्लिशिंग द प्रीवियस क्वार्टर नंबर्स ऑल्सो। अब ये तीसरा पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि August 21 में, आपको याद होगा कि जोमेटो ने इनका टिकटिंग बिजनेस और ये सब, जो कि जोमेटो अब उसको एज अ डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, तो ये सब इन्होंने बेचा था, जिसको इनको 20,484 मिलियन यानी कि 2048 करोड़ इनको मिले। ठीक है, जब ये इनको मिले और ये सब आप पूरा पढ़िएगा, तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ क्योंकि बिजनेस बेचा है, ज्यादा में प्रीमियम में बेचा है, तो ये सब इनको प्रॉफिट हुआ था। तो इनको दिस रिजल्टेड इन अ गेन ऑफ INR 13,454 नेट, यानी कि 1,345 करोड़ का इनका इस क्वार्टर में जब उन्होंने दिखाया तो इन प्रॉफिटेबिलिटी हुई। तो ये सब हम अभी क्यों बात कर रहे हैं, ये सब हम अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि ये जो लाइन आइटम है एक्सेप्शनल आइटम वाला, वो आप पिछले साल का देखिए, ये कितना ज्यादा लाइन आइटम है। अगर ये नहीं होता तो इनका जो लॉस था पिछले साल वो ऑलमोस्ट 1,468 करोड़ का था। अभी पिछले, बिकॉज ऑफ दिस लाइन आइटम, ये इनका पिछले साल का
पिछले क्वार्टर का हो गया 522 करोड़, जो कि मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ विजय शेखर शर्मा के कैंसिल्ड ईसॉप की वजह से हुआ था। एंड अभी ये नंबर बहुत छोटा है। सो मोटा मोटी द पॉइंट इज कि अगर आप ये सारी चीजें हटा दो, ये वन टाइम जो इसको दिखा रहे हैं, अभी इस बार कुछ वन टाइम हुआ नहीं, इस बार कुछ वन टाइम हुआ नहीं, इसलिए इन्होंने इस रिजल्ट को पॉजिटिव दिखाया है। बट अभी तक ये कंपनी सिर्फ वन टाइम एक्सेप्शन इस ब्ला ब्ला इन सब चीजों पे ही चल रही है ना। पॉजिटिव चीजें क्या है इस रिजल्ट से कि इन्होंने अपना मार्केटिंग प्रमोशनल एक्सपेंस थोड़ा कम किया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थोड़े कम हुए। तो ये जो चीजें जो ऑपरेशनली इसको बेटर कर सकते थे वो कर रहे हैं। मुझे असली इंप्रूवमेंट कब मिलेगा और असलियत में मुझे कब लगेगा कि हाँ कंपनी इंप्रूव कर रही है, जब ये नंबर आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये इंप्रूव करे। ठीक है, इसने पिछले साल से इस साल काफी इंप्रूवमेंट किया है, बट अभी भी जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा मैं चाहता हूँ कि ये 10% 15% से इम्प्रूव करे। सो मैं थोड़ा सा मुझे लगेगा कि कंपनी इज ऑन अ राइट ट्रैक। बाकी ये सब नंबर्स आप बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आने लगेगा कि किस तरह से यही फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके ये नंबर्स की ये नंबर्स को आप इंजीनियर कर सकते हैं बेसिकली। तो यही है, आप देखिए कल शेयर प्राइस, जब तक अभी वीडियो देखेंगे ऑलरेडी आई थिंक मार्केट खुल चुका होगा। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि शेयर प्राइस कहाँ खुलता है कल, पेटीएम का ऊपर जाता है कि नहीं। डिस्क्लोजर मैं कोई पेटीएम का शेयर होल्ड नहीं करता हूँ एंड कोई इंटेंशन भी नहीं है होल्ड करने का। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही माना जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।